चलो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास है ना, हिंदी का 12th क्लास चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। ठीक, और इसको हम बहुत अच्छे से बेहतरीन रूप में देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और जितना प्रश्न संभव है बन सकता है बनाएंगे। पहले हम इस अध्याय का, इस चैप्टर का सारांश पढ़ेंगे और मुख्य बातों को समझेंगे। तो सिपाही की माँ जो एक एकांकी है, मोहन राकेश द्वारा रचित एक भावुक कहानी है या एकांकी है। इसमें बिस्नी नाम की एक गरीब माँ और उसकी बेटी मुन्नी का जीवन दिखाया गया है। बिस्नी का एक लौता बेटा है जिसका नाम मानक है। मानक जो है द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा गया हुआ है। बिस्नी रोज उसके पत्र का इंतजार करती है और उसके सुरक्षित लौटने की दुआ भी करती है। बिस्नी को अपने बेटे की बहुत चिंता रहती है। वह कई बार सपनों में उसे घर आते देखती है, लेकिन जागने पर दुखी हो जाती है। वह अपनी बेटी मुन्नी को झूठी तसल्ली देती है ताकि वह डर ना जाए। यह एक प्रकार की जो एकांकी है, इसमें युद्ध की भयानकता यानी युद्ध की जो भयानकता और माँ के दर्द और उसके सच्चे प्रेम को दर्शाता है। यह एकांकी केवल एक माँ की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी माताओं की पीड़ा को दिखाता है जिनके बेटे युद्ध में गए हैं। जिनके बेटे युद्ध में गए हैं और अंत में बिस्नी बेटे की सलामती की प्रार्थना करती है और जो माँ की आशा और ममता को प्रकट करता है। तो ये था, हम लोगों ने मुख्य बातें, छोटी मोटी समझने वाली बातों को देखे। अब उनके कुछ इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। सिपाही की माँ की संवाद योजना विशेषता बतलाएं। मतलब जो सिपाही की माँ जो है वहाँ पर संवाद जो की गई है उसकी विशेषता बताना है। इस एकांकी के संवाद, जो कि 2020 में पूछा गया था, इस एकांकी के संवाद बहुत सरल और स्वाभाविक है। इसमें जो पात्र है अपने भाव छोटे छोटे और साफ शब्दों में कहते हैं। जो भी इनमें पात्र निभाए हैं अपने भावों को और अपने कलाकारी को छोटे छोटे शब्दों में व्यक्त किए हैं। इन्हीं संवादों से कहानी आगे बढ़ती है और नाटक रोचक बनता है। माँ और बेटी की बातचीत में सच्चाई है, करुणा है और भावुकता है। यही इसकी संवाद योजना की असरदार और सफल बनाती है। इस चैप्टर में कुछ अधूरी लाइन जो दी गई रहती है उसका हम सप्रसंग व्याख्या करते हुए आगे चलेंगे। प्रश्न है 1 नंबर की, घर वर देख कर ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। ये हमारे 2 बार प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका यानी प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी सिपाही की माँ से लिया गया है। इस पंक्ति में बिस्नी जो उसकी पड़ोसी बिस्नी की पड़ोसी जो कुंती है वो कहती है कि घर वर देख, बिस्नी जो है कुंती से कहती है कि घर वर देखकर क्या करना, मानक युद्ध से लौटेगा तभी बेटी की शादी हो पाएगी। आजकल शादी में बहुत खर्चा होता है, इसलिए सबकी आशा मानक पर टिकी हुई है। क्वेश्चन अगला आता है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी पाठ सिपाही की माँ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से ना लेखक कहना चाहते हैं कि माँ अपने बेटों को समझाती है कि दुश्मन सिपाही भी हमारी तरह गरीब है, उसके भी परिवार और बच्चे होंगे, उसे छोड़ दो। यानी जब सिपाही और उसके बेटे की लड़ाई होती है तो बिस्नी माँ जो है वह आगे आकर के रोकती है कि इसे छोड़ दो, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह व्यंग तब बात आता है कि जब उसके दरवाजे पर कुछ दो लड़कियां आती है और बिस्नी की बेटी जो है वो कहती है कि फौजी भाग नहीं सकते उन दोनों को। तो उसी के बीच में ये चर्चा खुलती है। तो कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ पाठ से ली गई है। इस पंक्ति में रंगून शहर से आई लड़की कहती है कि फौजी भाग नहीं सकते, वे लड़ने के लिए ही भेजे जाते हैं। अगर कोई भाग जाता है या भागता है
तो वे लड़के के लिए ही मतलब लड़ने के लिए ही भेजे जाते हैं। अगर कोई भागे तो उसे गोली मार दी जाती है। अब प्रश्नों को देखते चलेंगे। प्रश्न है कि बिस्नी कौन है और वो किसकी प्रतीक्षा कर रही है या किसकी राह देखती है। तो बिस्नी सिपाही की माँ नाटक की एक मुख्य पात्र है। वह अपने बेटे मानक की प्रतीक्षा करती है जो युद्ध में गया है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, 2 बार पूछा गया है। तो देखेंगे कि एकांकी क्या होता है। एकांकी यह केवल 1 अंक का छोटा नाटक होता है। इसका मंच बहुत आसान है। नाटक यह कई अंकों का बहुत बड़ा नाटक होता है। इसका मंच बहुत ही कठिन होता है। आगे बढ़ेंगे, ना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन करते हुए चलते बढ़ेंगे। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक और सिपाही युद्ध में दुश्मन सेनाओं के सिपाही है ना, जो दुश्मन सेनाओं के सिपाही से लड़ता है और मानक ने हजारों दुश्मन के साथ उस सिपाही को भी मारा है। इसलिए दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कुंती का परिचय इस पाठ में देंगे कि कुंती कौन है। कुंती बिस्नी की पड़ोसिन है। वह बिस्नी से उसके बेटे की चिट्ठी और मुन्नी की शादी की बातें करती है। 2 नंबरिया है तो 2 नंबरिया के तौर पर लिख देंगे। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, 2025 में पूछा गया था। तो मुन्नी की शादी के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए बिस्नी अपने बेटे मानक को युद्ध में भेजती है। मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है, यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। मानक युद्ध में दुश्मनों को मारता है और कहता है कि अगर मैं दुश्मनों को नहीं मारूंगा तो वह मुझे मार देगा। इसी कारण से वह खुद को वहसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है, इतना तो कहा गया। मानक युद्ध में गया है, वे डाकिया की राह इसलिए देखती है ताकि मानक का पत्र मिल सके और वह उसकी खबर का पता लगा सके या पता चल सके। बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। कैसे, तो बिस्नी अपने बेटे मानक को बचाने के साथ साथ दुश्मन सिपाही को भी बचाना चाहती है। वह कहती है कि उसकी भी माँ होगी जो रो रो कर पागल हो जाएगी। बिस्नी की यही सोच हर सिपाही की माँ जैसी है। आपके विचार से सिपाही की माँ एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों है, मतलब जिसका पात्र अच्छा लगे उसके बारे में लिख देना है। तो सिपाही की माँ एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिस्नी है, क्योंकि वह एक सच्ची माँ की तरह दयालु और साहसी है। वह अपने बेटे को भी बचाती है और दुश्मन सिपाही को भी मारने नहीं देती है। यह उदार सोच उसे सबसे प्रभावशाली पात्र बनाती है। दोनों लड़कियां कौन थी, जो दोनों लड़कियां आती है वो कौन थी या कौन है। तो दोनों लड़कियां बर्मा के रंगून शहर से आई हुई शरणार्थी है। उनका घर जापानी बमबारी में उजड़ गया, परिवार के लोग मारे गए और वो भूखी प्यासी भारत आई। यही होगा। सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है। कैसे, सही बात है। मानक और सिपाही दोनों ही अपने परिवार का सहारा है, दोनों अकेले हैं और परिवार का सहारा है। मानक पर माँ और बहन की जिम्मेदारी है और वहीं जबकि सिपाही पर माँ और पत्नी की है। दोनों गरीब हैं, अतः उसकी स्थिति एक जैसी है। अब चलते हैं अगला चैप्टर, प्रगीत और समाज, दीर्घ उत्तरीय से। इस पाठ का सारांश देखेंगे, मुख्य बातें पढ़ेंगे। प्रगीत और समाज पाठ का सारांश। प्रगीत और समाज नवंबर सिंह के द्वारा रचित एक आलोचनात्मक निबंध है जो वाद विवाद और संवाद पुस्तक से लिया गया है। प्रगीत और समाज एक ऐसा निबंध है जो भावनाओं से भरी हुई है और कम शब्दों में गहराई से भावों को व्यक्त करती है। खड़े हो जाओ। यह जीवन के यथार्थ को अच्छे ढंग से दर्शाती है। यह निबंध केवल अच्छाई बुराई ही नहीं बताती, बल्कि इतिहास और परंपरा को पहचान भी सिखाती है। इतिहास तथा परंपरा को पहचानना भी सिखाती है तथा यह वर्तमान को गहराई से समझने में भी मदद करती है। यह हमें सोचने और समझने की एक नई दृष्टि भी देती है। इस पाठ में एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो उनके द्वारा जो प्रश्न बनाया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के आधार पर बताइए। 2025 में पूछा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में केवल भाव या सौंदर्य नहीं होता है, बल्कि समाज और जीवन का संपूर्ण चित्र होता है। अच्छी कविता वही होती है जो मानव के जीवन के सुख दुख, संघर्ष और सच्चाई को दिखाता है। अच्छी कविता वही होती है जिसमें मानव के सुख दुख और संघर्ष को अच्छी तरह से दिखाता है। वे चाहते थे कि कविता से समाज को कुछ सीखने को मिले। अगला क्वेश्चन कहता है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। ये देखो 3 में पूछा हुआ है, तो आप लोग मुख्य बातें देखोगे ध्यान से एक एक प्रश्न को।
कला कला के लिए का मतलब है कि कला स्वतंत्र होती है, उसे किसी समाज के उद्देश्य या लाभ के लिए नहीं बनाया जाता है। जब कोई कलाकार अपने मन की भावना को सुंदर ढंग से लिखता है या प्रस्तुत करता है तो वह कला कहलाता है। और हर कलाकार की सोच और अनुभव अलग होते हैं, अतः कला को देखते समय देखना जरूरी है कि कलाकार ने अपने भावना को कितनी अच्छा तरह से दिखाया है। नामवर सिंह जो रचित प्रगीत और समाज निबंध की विवेचना करना है, तो नामवर सिंह रचित प्रगीत और समाज निबंध की विवेचना 2014 में पूछा गया था, तो देखते हैं। तो यह निबंध वाद विवाद संवाद पुस्तक से लिया गया है। नामवर सिंह हिंदी आलोचना के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। प्रगीत और समाज एक ऐसी निबंध है जो भावनाओं से भरी है और कम शब्दों में गहराई से भावों को व्यक्त करती है। यह जीवन की यथार्थ को दर्शाती है। यह निबंध केवल अच्छाई बुराई को ही नहीं बताती, बल्कि यह इतिहास और परंपरा को पहचानना सिखाती है तथा वर्तमान की गहराई से समझने में मदद करती है। यह हमें सोचने और समझने की एक नई दृष्टि भी देती है। अगला क्वेश्चन जो है, वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है, या आत्मपरक प्रगीत या नाट्य धर्मी कविताओं को यथार्थ में क्या अंतर है। तो वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता एक ऐसी कविता है जिसमें बाहरी जीवन को दिखाया गया। वस्तु नाट्य धर्मी कविता ऐसी कविता है जिसमें बाहरी जीवन को दर्शाया जाता है। आत्म मतलब खुद की बात दिखाई देती है। यह एक छोटी कविता है जो कवि के भीतर की अनुभूति को दर्शाती है, दिखाती है। नाट्य धर्मी कविता, यह भी एक छोटी कविता है जो कवि के बाहरी अनुभूति को दिखाती है। क्वेश्चन अगला 5 नंबर कहता है कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है। तो हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगीत वे कविताएं हैं जो भावना और आत्म अनुभूति पर आधारित होती है। विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास के काव्य में भी यही प्रगति के रूप में मिलते हैं। इसके बाद मुक्तिबोध, नागार्जुन जैसे शमशेर बहादुर सिंह ने भी प्रगति को नया रूप दिया, जिसमें आधुनिक भावनाएं और शैली शामिल है। क्वेश्चन अगला है, मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनः विचार की आवश्यकता क्यों है और आलोचना के इस विषय में क्या तात्पर्य है। निष्कर्ष निकलता है। तो मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनः विचार इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी कविताएं अधिकतर आत्मपरक होती है तथा उनके कविता में छुपे हुए सामाजिक अर्थ को पूरी तरह समझा नहीं गया है। आलोचकों का मानना है कि उनकी छोटी कविताएं भी प्रगतिशील और सामाजिक सोच से जुड़ी है, अतः फिर से मूल्यांकन करना जरूरी है। क्वेश्चन अगला कहता है कि त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की क्या विशेषता है, पठित पाठ के आधार पर दें। तो त्रिलोचन और नागार्जुन की क्या विशेषता है। तो त्रिलोचन की कविताओं में प्रकृति, गांव और आम जीवन के रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं। उनकी कविताओं में सामान्य लोगों की भावनाएं होती है, लेकिन नागार्जुन की कविता में अक्सर तेज और समाज पर चोट करने वाली शैली होती है। पर जब वे आत्मपरक प्रगीत लिखते हैं तो उनमें सामान्य लोगों की बाहरी भावनाएं होती है। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। तो कविता वही समझ सकता है जिसके अंदर जो एकाकीपन की मानवता रहती है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो नामवर सिंह के द्वारा रचित प्रगीत और समाज से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि कविता चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक, वह दिल की बातें होती हैं। इसे समझने के लिए संवेदनशील और मानवीय दृष्टि होना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं। तो नामवर सिंह उन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं जो समाज की चिंता करती है और जनमानस को बदलने की शक्ति रखती है। प्रगीतात्मक का अर्थ और आलोचना की दृष्टि में क्या है। देखो, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है सिर्फ देखते जाओ, ऐसी नहीं कि सभी आना ही जरूरी है, ठीक है। प्रगीतात्मक का अर्थ आलोचकों की दृष्टि में क्या है। तो आलोचकों की दृष्टि में प्रगीतात्मक का अर्थ ऐसी कविता से है जिसमें व्यक्ति के सुख दुख को गहरे भाव से कम शब्दों में और संगीत की तरह व्यक्त किया जाता है। प्रगीत क्या है। प्रगीत, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रगीत वह कविता है जो भावनाओं से भरी होती है और कम शब्दों में गहराई से भाव व्यक्त करती है। यह आत्मपरक और होती है और जीवन की यथार्थ को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता है, आलोचक ने बताई है। क्या बताई है। तो आधुनिक कविता में कवि का आत्मसंघर्ष और सामाजिक सच्चाई दोनों दिखते हैं। यह कविता समाज की हकीकत को साफ साफ दिखाता है। चैप्टर नंबर जूठन है 10। तो इसके सारांश को देखेंगे। जूठन एक आत्मकथा है जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है जिसमें लेखक अपने जीवन की सच्चाई, दुख भरे अनुभव बताए हैं। उनका परिवार बहुत गरीब था और छोटी जाति के होने के कारण
होने के कारण उन्हें अपनापन झेलना पड़ता था, यानी अपमान झेलना पड़ता था। उनकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी और कभी कभी दूसरों की जूठन का खाकर पूरा परिवार का पेट भरती थी। समाज उन्हें नीचा समझता था। लेखक ने इस आत्मकथा में दिखाया कि कैसे दलित लोग मेहनत करते हुए भी सम्मान से वंचित रह जाते हैं। अब लेखक पढ़ लिख कुछ दिन के बाद क्या होता है, लेखक पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं और वे चाहता है कि दलित लोग भी शिक्षा पाकर अपने जीवन में सुधार करें और बराबरी का हक पाए। क्वेश्चन अगला कहता है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, पठित पाठ जूठन शीर्षक पाठ के अनुसार बताइए। तो विद्यालय में लेखक को छोटी जाति का होने के कारण प्रतिदिन अपमान सहना पड़ता था। उसे मैदान और बरामदे में रोज झाड़ू लगाना पड़ता था। हेडमास्टर की डांट सहनी पड़ती थी, जिस कारण लेखक की आंखों से आंसू बहने लगते थे। उसे रोज विद्यालय में बहुत अपमान और दुख सहना पड़ता था। तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि समाज में क्या बदलाव लाना चाहते थे, तो देखेंगे लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि समाज में बराबरी का अधिकार लाना चाहते थे। वे चाहते थे कि ऊंच नीच और जाति भेद खत्म हो जाए, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। दलित लोग कितने दुख, अपमान और अन्याय झेलते रहेंगे। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में दें। तो जब लेखक स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे, पिताजी ने देखा कि लेखक स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे, तभी उसके पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो रुक गए और पूछा, क्या कर रहे हो। तो लेखक अपने पिता को देखकर रोने लगे। पिताजी स्कूल के मैदान में आए और प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो, तो क्या हुआ। लेखक ने रोते रोते सब बात बता दिया कि 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे हैं। लाइट जला लो। यह सुनकर उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने झाड़ू छीनकर फेंक दी और जोर से बोले, कौन मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है। उनकी आवाज़ सुनकर सारे मास्टरवा सब बाहर आ गए। हेड मास्टर कलीराम ने गुस्से में लेखक के पिता को धमकाया और लेकिन पिताजी नहीं डरे। उन्होंने हिम्मत और गुस्से से सबका सामना किया और लेखक उस दिन अपने पिता का साहस देखकर कभी नहीं भूल पाया। तो ये सब बात हुई थी। व्याख्या आ रहा है, तो व्याख्या देखो। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, ताकि निर्धरता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। प्रस्तुत पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से ली गई है। लेखक कहते हैं कि हमारा समाज बहुत क्रूर है, जहाँ मेहनत करने वाले को सम्मान नहीं मिलता। दलित लोग कठिन काम करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम पैसे और बहुत गलतियाँ मिलती है। समाज ने गरीबों को गरीब बनाने रखने की यह व्यवस्था बना रखी है। लेखक चाहते हैं कि इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल दी जाए या बदला जाए। क्या जूठन शीर्षक सार्थक है? क्या 2019 में पूछा था कि क्या जूठन जो कहानी है, एक आत्मकथा है, क्या ये सार्थक है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। लेखक को बचपन में दूसरों की जूठन खाकर पेट भरना पड़ता था। यह पाठ उनके जीवन की सच्चाई और जातिगत उत्पीड़न को दिखाता है। यही कारण है कि जूठन शीर्षक बहुत ही सार्थक और सटीक है। घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है। लेखक को अपने चाचा के साथ एक मरे हुए बैल की खाल उतारने के लिए भेजा गया था, ठीक। किंतु घर लौटते समय लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि गंदगी और खून से लथपथ थे, इसलिए माँ उसे देखकर दुखी होकर के रो पड़ी। हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या आदेश दिया? तो हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को स्कूल के कमरे और मैदान की सफाई करने का आदेश दिया, क्योंकि वह अछूत जाति का लड़का था। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे से उगने लगते हैं? तो लेखक को अपने बचपन की गरीबी याद आती है कि किस तरह उसका परिवार सफाई का काम करता था और उस मेहनत के बदले झूठा खाना पड़ता था। इन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? तो लेखक सुरेंद्र की बातों को सुनकर इसलिए विचलित हो जाता है क्योंकि सुरेंद्र के परिवार की जूठन पर ही उसका बचपन बीता था। जब सुरेंद्र ने उसके घर के खाने की तारीफ की तो लेखक को वही पुरानी अपमानजनक पल याद आ जाती है, ठीक है। इसी बात को सुन करके वो विचलित हो जाता है। लेखक की भाभी क्या कहती है? उनके कथन का महत्व बताइए। लेखक की भाभी कहती थी कि इनसे यह काम मत कराओ, भूखे रह लेंगे, पर इन्हें इस गंदगी में मत घसीटो। भाभी नहीं चाहती थी वे पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने, मतलब भाभी नहीं चाहती थी वे पढ़ लिख कर अच्छा, ये क्या हुआ, भाभी चाहती थी कि वे पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने।
उधर भी है क्या? नहीं है। चलो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक मलियत जी हैं, है ना। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का थोड़ा सा सारांश देखेंगे और मुख्य बिंदु को समझेंगे। ये 2 बार पूछा गया था परीक्षा में। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियत द्वारा रचित डायरी है, एक प्रकार का डायरी है, जिसमें अनेक जीवन के विचार, संघर्ष और गहरे अकेलेपन का वर्णन है। उनके लिए डायरी लिखना सिर्फ लिखना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है, जहाँ वे बिना डरे अपने मन की सच्ची बातों को आसानी से लिख सकते हैं। डायरी उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जहां वे अपने मन की बातों को सुरक्षित रख पाते हैं, जिससे उन्हें अकेलेपन में भी शांति और ऊर्जा मिलती है। वे कहते हैं, डायरी लिखने से इंसान ईमानदार और आत्मविश्लेषी यानी आत्मविश्वासी बन जाता है। इसलिए जीवन की सुरक्षा समस्याओं से डर कर भागने में नहीं बल्कि संघर्ष करने और डायरी लिखने में है। अतः डायरी लेखक के कर्म और संघर्ष की साक्षी है। वे अंत में कहते हैं कि मनुष्य यथार्थ को रचता ही नहीं बल्कि उसे भोगता भी है। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी के प्रथम 3 खंडों का संक्षेप वर्णन कीजिए। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज के द्वारा जो रचित डायरी है, जिसमें उनके जीवन के सच्चे अनुभव और विचारों का वर्णन है। पहली डायरी में उन्होंने रंगों के सिद्धांत से बताया है कि गहरे रंग रचना की स्थायी बनाते हैं, और दूसरी डायरी इधर चला गया, बड़ी ऊपर चला गया, कितना था? ये तो बहुत ऊपर चला गया। कहाँ खंड आ गया रे? चैप्टर कितना था? 11 ना? 11 सुझबो करे तब ना। लेखक के अनुसार सुरक्षा मैदान छोड़कर भागने में नहीं, वही है ना, हाँ, संघर्ष करने में और डायरी लिखने में है। लेखक डायरी को एक सच्चे मित्र के रूप में देखना चाहते हैं। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। इस पंक्ति का अर्थ है कि एक कलाकार के अंदर जोश और भावना की आग होनी चाहिए ताकि वह एक अच्छी रचना या अच्छी कविता लिख सके, लेकिन बाहर से उसे शांत रहना चाहिए, तभी सच्ची कला जन्म लेती है। इधर छूट गया था क्या? डायरी क्या है? क्वेश्चन बहुत छूट गया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, तो बहुत क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर। यही है ना? चलो कोई बात नहीं, छूट गया था। रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है? लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है। दस्तावेज सिर्फ घटनाओं का साधारण वितरण होता है, जबकि रचना उन घटनाओं के सुंदर और भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। दस्तावेज रचना की नींव होती है, बिना दस्तावेज की रचना पूरा नहीं हो सकती, इसलिए लेखक उसे जरूरी मानते हैं। लेखक अपने किस डर की बात करता है? लेखक जो है अपने किस डर की बात कहता है और इस डर की खासियत क्या है? लेखक ने 25 जुलाई 1981 को डायरी में डर की चिंता जताई है। लेखक को बीमारी, आर्थिक कठिनाई और परिवार की चिंता का डर सताता है। जब कोई बीमार होता है या घर का सदस्य देर से लौटता है तो वे घबरा जाते हैं। ये डर उसकी असुरक्षा और कमजोर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, दिखाता है। क्वेश्चन व्याख्या जो है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। प्रस्तुत पंक्ति मलियज के द्वारा रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि आदमी सिर्फ यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि उसे रचता भी है, अर्थात हम जो अनुभव करते हैं वह यथार्थ है और जिसे अपने कर्म और प्रयास से रचते हैं वही जीवन की गति है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आदमी सिर्फ यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि उसे रचता भी, अर्थात हम जो अनुभव करते हैं वो यथार्थ है और हम जो कर्म करते हैं वो क्या है? रचने वाला रचनार्थ है। ठीक है। इस संसार में संपृक्त एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। प्रस्तुत पंक्ति मलियज के द्वारा हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि इस संसार में जुड़ाव बहुत जरूरी है। दुनिया से जुड़े रहकर भी हम अपने कर्मों का अनुभव कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, यही मानव जीवन का सही उद्देश्य है। क्वेश्चन अगला, डायरी, ये कम से कम 4 बार पूछा गया है तो इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना है। तो डायरी क्या है? तो डायरी क्या है? डायरी लिखना क्यों कठिन होता है? तो डायरी जीवन में घटित घटनाओं को, भावनाओं को और अनुभव को लिखने का एक माध्यम है। डायरी लिखने से इंसान ईमानदार, विचारशील और आत्मविश्लेषी बन जाता है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? ये भी 4 बार पूछा हुआ है परीक्षा में। तो डायरी लिखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने बारे में सच लिखना पड़ता है। अपनी गलतियां स्वीकार करना कठिन होता है, इसलिए लोग झूठ या छिपाव कर लेते हैं, अतः डायरी लिखना बहुत ही मुश्किल है।
धरती का क्षण से क्या आशय है? तो धरती का क्षण का मतलब है इस धरती पर घटने वाली सच्ची घटनाएं और अनुभव। लेखक इन सच्चे घटनाओं के द्वारा और अनुभव की अपनी रचना में लिखकर उसे सुंदर बनाते हैं। किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों? तो मुझे 9 दिसंबर 1978 की डायरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, प्रभावी लगी, क्योंकि इसमें लेखक साफ कहते हैं कि हर लेखन रचना नहीं होता, हर कविता लिखना रचना नहीं होता। जब लेखन में एक लेखक का अनुभव और सच्चाई जुड़ती है तभी वह रचना या वो कविता अच्छी होती है। डायरी के इन अंशों में मलियज की गहरी संवेदना घुली हुई है, प्रमाणित कीजिए। तो मलियज बहुत ही भावुक और संवेदनशील लेखक हैं। उनकी डायरी में प्रकृति और जीवन के प्रति गहरी भावना दिखाई देती है, जैसे देवदार के पेड़, कौवों की कतार और सेब बेचती लड़की, इन सभी उनकी कौशल संवेदना को झलकती है। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? तो रचा हुआ यथार्थ जो अपने अनुभव और कर्म से बनाते हैं, और भोगा हुआ यथार्थ वह है जिसे हम या दूसरे लोग के अनुभव से करते हैं। जो रचा जाता है वही बाद में भोगा जाता है, बिना रचना के भोग नहीं हो सकता है। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखता है? तो लेखक के अनुसार, ये तो पढ़ा दिया है ना। लेखक के अनुसार सुरक्षा मैदान छोड़कर भागने में नहीं है, संघर्ष करने में है और डायरी लिखने में है। लेखक डायरी को एक सच्चे मित्र के रूप में देखना चाहते हैं। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है, उसमें, ये तो बता दिया ना, फिर एक बार देख लो। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और खुद ठंडा हो। इस पंक्ति का अर्थ है कि एक कलाकार के अंदर जोश और भावना की आग होनी चाहिए ताकि वह एक सच्चा रचना कर सके, लेकिन बाहर से उसे शांत रहना चाहिए, तभी सच्ची कला जन्म लेती है। चैप्टर तिरिच है, चैप्टर 12, और इसका सारांश को देखेंगे। तिरिच कहानी उदय प्रकाश के द्वारा रचित है। यह कहानी पिता पुत्र के संबंध, गांव के भोलेपन और शहरों की क्रूरता के बीच विरोधाभास को दर्शाती है। यह कहानी लेखक के बचपन के अनुभव और उसके पिता से जुड़ी एक दुखद घटना पर केंद्रित है। इसमें एक तिरिच की बात बताई गई है। तिरिच एक अत्यंत विषैली जंतु है, जिसके बारे में गांव में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि उसके काटने पर आदमी की मृत्यु तुरंत हो जाती है। एक दिन लेखक के पिताजी को जंगल में तिरिच काट लेता है। गांव वालों ने कई पारंपरिक उपचार करते हैं। झाड़ फूँक के बाद वे उन्हें शहर ले जाते हैं। शहर में उनको बहुत अपमानित किया जाता है, जिससे उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है। लोग उनकी मदद करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित करते हैं। शहर के लोगों का यह क्रूर व्यवहार उनके मानसिक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ देता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। यह एक कहानी का सारांश है तिरिच का। बैंक और थाने के पात्रों के परिचय अपने शब्दों में। जो बैंक में जो काम करता है, जो थाने में थानेदार होता है, उसके बारे में बताना है। तो बैंक में जो काम करता है उसका नाम कैशियर अग्निहोत्री है। डरपोक और संदेह करने वाला व्यक्ति पिताजी को देखकर डर गया और बिना वजह अलार्म बजा देता है और उसको पकड़ लिया जाता है। चौकीदार का नाम थापा है, ठीक है। फुर्तीला है, लेकिन पतला दुबला है, फुर्तीला है लेकिन हिंसक व्यक्ति है। बिना कुछ पूछे पिताजी को पकड़ लिया और मारने लगा। एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता है, उसमें शांत और समझदार व्यक्ति लेकिन संवेदनहीन है। उसने किसी की मदद नहीं की, बस औपचारिक आदेश दिया, किसी की मदद नहीं की। दूसरे के द्वारा कहा गया कि इसको देखो ये कहाँ से आया, क्या कर रहा है। एक SHO है जिसका नाम राघवेंद्र प्रसाद सिंह थानेदार था, जिसे पिताजी की बात समझ नहीं आती है जब बोलता है, तो वह खुद परेशान था। और परेशान इसलिए था क्योंकि उसको खाने में जो है उसकी पत्नी करेले की सब्जी दे देती है। और इस प्रकार जो पिताजी की हालत पर ध्यान नहीं दे पाया और बाद में उसे पछतावा हुआ। लेखक उदय प्रकाश कहा गया रे, दूसरा चैप्टर आ गया रे, वही है कि वही है कहा हुआ। लेखक उदय प्रकाश के पिता के चरित्र के बारे में बताना। जो लेखक जो उदय प्रकाश है उसके बारे में बताना। ये 20 और 25 में पूछा गया था, संभावना हो सकती है 26 में आ सके। तो उदय प्रकाश के पिताजी गांव के सीधे साधे व्यक्ति थे। वे शांत और मितभाषी थे, कम बोलते थे और झगड़ा झंझट से दूर रहते थे। इतना बार तो सब लिख लेगा। उन्हें शहर से डर लगता था, इसलिए वे शहर जाना नहीं चाहते थे। कहानी में उनका व्यक्तित्व और लाचार और दयनीय दिखाया गया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वे उनकी सरलता आधुनिक समय में कमजोर पड़ सकती है। उनके अनुभव के जरिए कहानीकार ने समाज और न्याय की कठिनाई दिखाई है। क्वेश्चन अगला होता है कि आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ की धूल में अपनी गंध को भी छोड़ जाता है। तो ये थानू का जो थानू ही नाम है, थानू का जो दोस्त है, क्या नाम है,
थानूस का ही दोस्त है शायद, किसका? लेखक का दोस्त। तो प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश के द्वारा ली गई है और कहानी तिरछ कहानी से लिया गया। इस पंक्ति में के माध्यम से कवि का कहना है, या लेखक का कहना, कवि नहीं लेखक का कहना है, जब कोई आदमी डरकर भागता है तो जमीन पर अपने पैरों के निशान के साथ अपनी गंध भी छोड़ देता है। तिरछ उसी गंध के सहारे उसका पीछा करता रहता है। चांदनी में जो ओस और सीध है उसमें अमृत होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो एक पंक्ति दी गई है, प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश के द्वारा रचित तिरछ कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि चांदनी में शीतलता होती है और ओस की बूंदें भी होती है जो मनुष्य का अमृत के समान अनुभूति कराती है। और तिरछ पर अगर कोई चांदनी और ओस पड़ती है तो वहाँ की भावनाएं के लोग का कहना है कि ओस पड़ने पर तिरछ पुनः जिंदा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। ये 2021 में पूछा गया था। प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश के द्वारा रचित तिरछ कहानी से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि सुनेंगे आप लोगों का, ये मत सुनना कि नहीं सुनेंगे, कि लेखक कहना है कि मैं तिरछ के ठिकाने को बहुत पहले से जानता था, फिर भी उसे कभी मारने की कोशिश नहीं की। यह मेरे अंदर के डर को दिखाता है, जैसे समाज की बुरी चीज़ों को जानकर भी हम उसका सामना नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार मैं जानते हुए भी तिरछ को नहीं मार पाया। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसी हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। तो ये 25 में पूछा गया था, देखते हैं इसका। तो प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश के द्वारा रचित तिरछ कहानी से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि मरते समय पिताजी को दर्द नहीं हुआ होगा। यह उसकी संवेदनशीलता और मन की पीड़ा को दर्शाता है। तिरछ क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो तिरछ एक भयानक और जहरीला जंतु है, लिजार्ड है, छिपकली है, जो जंगल में रहता है। उसमें काले नाग से भी 100 गुना ज़्यादा झार होता है। यह डर पुरानी रूढ़ियों का प्रतीक है, पुराने जमाना का है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या यहाँ तिरछ केवल जानवर भर है? यदि नहीं तो उस आँख क्यों नहीं मिलाना चाहिए? नहीं, तिरछ केवल जानवर नहीं है, बल्कि यह पुरानी रीढ़ियों का भी प्रतीक है। उससे सीधे आँख इसलिए नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि वह जिसके पीछे एक बार लग जाता है उसे मारकर ही दम लेता है। तिरछ लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। और यह परिचित आंखों से क्या से है? परिचित आंखों का मतलब है कि ऐसी आंखों से है जो किसी को पहले से जानता हो। लेखक के सपने में तिरछ उससे इस तरह देखता था जैसे वो लेखक को अच्छी तरह पहचानता है, इसलिए लेखक खुद को रोक नहीं पाता। तिरछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित क्यों लगता है? तिरछ को जब लेखक जलाने जाता है तो उसको पूरा जंगल परिचित क्यों लगता है? तो लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है क्योंकि वह सपने में कई बार उस जंगल को देख चुका था। तिरछ से अपना जान बचा चुका था, इसलिए पूरा जंगल जाना पहचाना लगता था। शहर के प्रति लेखक को जन्मजात भय क्यों था? शहर के प्रति लेखक को जन्म से ही भय क्यों था? तिरछ कहानी के आधार पर बताइए। लेखक के पिता को शहर पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ लोग निर्दयी और संवेदनहीन थे। वहाँ उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था, पर किसी ने मदद नहीं की, तो उन्हें लगा अब शहर में इंसानियत नहीं बचा है। इसी कारण उसके मन में जन्म से ही शहर जाने से डर लगा हुआ रहता था। तिरछ कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं? जो तिरछ कहानी है, जो तिरछ कहानी में जो शहर के बारे में बताया गया, उसके चरित्र से आप कितना सहमत हैं? तो तिरछ कहानी में शहर को निर्दयी और स्वार्थी बताया गया है। तिरछ कहानी में शहर को निर्दयी और स्वार्थी बताया गया क्योंकि शहर में जाते समय कई घटनाएं उसके लेखक के साथ होती है, लेकिन कोई उसका साथ या उसको बचाने के लिए आगे नहीं होता है। इसलिए तिरछ कहानी में शहर को निर्दयी और स्वार्थी बताया गया। शहर में भीड़ और भागदौड़ ज़्यादा है पर लोगों में इंसानियत बहुत कम है। सड़क पर किसी की मौत हो जाए पर कोई मदद नहीं करता। अतः मैं केवल शहर की सुविधाओं से सहमत हूँ और वहाँ की इंसानियत से सहमत नहीं हूँ। लेखक के पिता को गांव की पगडंडियां याद रहती थी, पर शहर की सड़कें क्यों नहीं? लेखक के पिताजी गांव में पले बढ़े थे। अब आपने मान लो कि शहर का किसी को याद नहीं रहता रास्ता, अपने गांव का हर चप्पा रास्ता यार, क्योंकि वह क्या है वहीं पर जन्म हुआ था। तो इसी प्रकार लेखक के पिताजी गाँव में पले बढ़े थे, इसलिए उन्हें गाँव का हर पगडंडी हर चीज़ याद थी। लेकिन शहर की भीड़ भाड़ को देख करके और भागदौड़ उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे शहर की सड़कों को याद नहीं रख पाते थे। लेखक के पिता अपना परिचय हमेशा राम स्वराज प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर विलेज एंड वकीली, जो इंग्लिश में जो बड़बड़ाते थे वो परिचित क्यों नहीं देते थे? मतलब ऐसा परिचय। लेखक के पिता अपना परिचय हमेशा राम स्वराज प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर विलेज
एंड ऑफ बकेली रूप में देते थे। ऐसा क्यों? स्कूल और गांव के बिना वे अपना परिचय क्यों नहीं देते थे? क्योंकि स्कूल में उसको बहुत ही अच्छा मानता था, चाहता था और बड़ा सम्मान मिलता था, इसलिए वो स्कूल के तरफ से क्या करते थे? अपना परिचय देते थे। क्योंकि लेखक के पिताजी अपने गांव और पद से जुड़ी पहचान गर्व करते थे। शहर में कोई उन्हें नहीं जानता था, इसलिए वे अपने नाम के साथ स्कूल और गांव का नाम बताते थे। यही उनका सम्मान और उनका पूरा पहचान था। तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता, इस पंक्ति के बारे में क्या मतलब क्या कहना है? तो थानू का मानना था कि तिरिच का काटा इंसान मर जाता है, लेकिन वास्तव में पिताजी की मृत्यु जहर से नहीं बल्कि प्याज धतूरे से हुई थी। अतः यह केवल अफवाह है कि तिरिच के काटने पर लोग मर जाते हैं। उसको पिला दिया गया था, धतूरे को पीस करके पिला दिया गया था कि ये धतूरा पियो, तुम्हारा जहर जो है निकल जाएगा। लेकिन असल मौत जो है उसके गंभीरता से चोट खाने से और नशे की हालत में न रह करके बीमारी हो जाती है, जब नशे की हालत में काफ़ी हो जाए। अब लेखक को तिरिच का सपना क्यों नहीं आता? क्योंकि अब लेखक समझ चुका है कि तिरिच सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि डर और समाज के आतंक का प्रतीक था। तिरिच कोई सपना नहीं था, मतलब तिरिच एक सपना नहीं बल्कि डर और समाज का प्रतीक था। जब उस डर से बाहर आ गया और सच्चाई जान गया तो वह सपना भी खत्म हो गया। हम लोगों ने कितना चैप्टर स्टार्ट किया था? 8। ठीक है, 13वां चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं कि छोड़ दें? छोड़ दीजिए सर जी। ठीक है, छोड़ देते हैं। तो अगला चैप्टर हम लोग है ना शिक्षा स्टार्ट करेंगे।